हाँ हाँ निकाल लिया, बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ ताई 3 नहीं 4 सेक्टर में। चुप, 3 ही है तेरे, वो 5 वाला मेरा पहले से था। मैंने बस तुझे पकड़ने के लिए दिया था, वो मेरा था, वो मैंने जीता था। नहीं मैंने जीता था। मेरा 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 मेरा। बरा सगळ्यांना सुखी ठेव रे बाबा। अरे अर्पिता, रविवार की दोपहर को कहाँ निकल पड़ी? आई वो कुछ काम निकल आया है, शाम तक लौट आऊंगी। अरे हाँ, पर जा कहाँ रही हो इतना तो बता सकती है ना। आई बोला ना काम है, शाम तक लौट आऊंगी। अरे ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? अहो अहो, हा सरस्वती ताई आणि अर्पिताचा आवाज आहे ना? पता नहीं क्या भंगड़ है। ये अंजलि को क्या हो गया अचानक से? सुन ना दिनेश, मैं भी चलो क्या देखने? नको, तू आ मत, मैं देखता हूँ। आई तसं नको बोलूस ग। अंजली उठ ना। मैडम, ये मेरी छोटी बहन अंजलि है। हम लोगों ने साथ में हमारे घर पे खाना खाया, फिर वो यहाँ आ गई क्योंकि उसे घर की सफाई करनी थी और कपड़े धोने थे। ये अंजलि के बच्चे हैं, श्रुति और अंकित। ये हमारे यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे आने के लिए निकली और 5 मिनट में चिल्लाते हुए लौटे कि हाँ जी आई मर गई है। यहाँ के देखा तो सच में अंजलि। नहीं साहब, एक चीख भी सुनाई नहीं दी, कुछ भी नहीं। तुम तो यहीं बगल वाले घर में रहते हो ना? जी साहब, मैं टैक्सी चलाता हूँ और इतवार को सिर्फ आधा दिन, इसीलिए टैक्सी लगाकर मैं सुस्ता रहा था, लेकिन मैंने भी अंजलि के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। साहब मैं भी बगल में ही रहता हूँ, लेकिन अंजलि बहनी की एक भी चूचा नहीं सुनी, कुछ भी नहीं। और साहब हमारे यहाँ ना अगर घर में कोई ऊंचा बोलता भी है तो सारे मोहल्ले में पता चलता है। घर में कोई फोर्स एंट्री तो नहीं लग रही सर? दरवाजे से काफी अंदर तक आया था कातिल, जान पहचान वाला ही रहा होगा। सर हथियार कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कातिल शायद अपने साथ ले गया हो। और इस मोहल्ले में किसी ने एक आवाज तक नहीं सुनी, ना ही किसी को भागते हुए देखा। मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। सुनो सुरेश, तुरंत फोटोग्राफर को बुलवाओ, ये अहम सुराग हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। साहब मेरी शिफ्ट चल रही थी फैक्ट्री में, जब मेरी साली अर्पिता का मुझे फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि तुम जल्दी घर आ जाओ, अंजलि को कुछ हुआ है। तभी फ़ोन पर तो उसने कुछ बताया नहीं कि अंजलि तो। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? यहाँ भिवंडी में ही है, हाईवे को लगकर। उमेश, ऐसा लग रहा है जैसे खूनी कोई जान पहचान वाला ही था। मतलब अंजलि जिंदा थी? उसने कुछ कहा आपसे? हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। घर में जबरदस्ती घुसने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। जब तुम्हारे बच्चे और उनके बाद तुम्हारी साली अर्पिता और तुम्हारी सास सरस्वती घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। तुम्हारे पड़ोसियों ने भी ना कुछ सुना ना किसी को घर से भागते देखा। लेकिन साहब, कोई मेरी पत्नी को क्यों मारना चाहेगा?
अंजलि, दोनों बच्चे, आप और आपकी माँ सब ने एक साथ खाना खाया। फिर उसके बाद अंजलि जब अपने घर गई तो बच्चों को क्यों नहीं लेकर गई? मैडम, ये रोज का होता था। अंजलि और दोनों बच्चे दोनों टाइम का खाना हमारे ही घर खाते थे। अंजलि भले ही अपने घर चली जाए, लेकिन दोनों बच्चे हमारे यहाँ खेलते थे। उनकी अपनी आजी से बहुत पटती है। और उमेश, वो रात को कहाँ खाना खाता है? और छुट्टी के दिन? उमेश भी हमारे ही घर खाना खाता है। साहब, मुझे एक बार मेरी अंजलि को देखना है। उमेश अभी नहीं, पोस्टमार्टम चालू है, उसके बाद। तलवी साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मेरे हाथ कुछ लगा है जो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में अहम सुराग हो सकता है। क्या मिला है रमेश? बाल के कई सारे स्ट्रैंड्स मिले जो शायद किसी मेल के हैं। मैं एनालिसिस करके आपको कॉल करता हूँ। गलाइच काटा था, देखा? लेकिन ऐसे कैसे? अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? मुझे लगता है ना किसी ने पीछे से वार किया होगा, मुंह दबाकर। वो फिल्मों में दिखाते ना वैसा। हाँ, लेकिन कोई आदमी अंदर तक पहुंचा कैसे? अंजलि ने उसके लिए दरवाजा खोला ना, मतलब जान पहचान वाला ही होगा कोई। उस बेचारे को डाउट भी नहीं आया होगा कि वो कुछ ऐसा भी करेगा। अच्छा, उसकी आई तो बोल रही थी उमेश तो फैक्ट्री पे था फुल टाइम। नो, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। कोई अटेम्प्ट्स? डिटेल स्कैन की है, कोई एविडेंट अटेम्प्ट एट सेक्सुअल असॉल्ट नोटिस नहीं हुआ है। घर में कोई चोरी वोरी भी नहीं हुई है, तो जुर्म का मोटिव न सेक्सुअल असॉल्ट था न चोरी थी, बस सिर्फ मर्डर था। फाइट बैक किया होता तो नाखूनों से अटैकर्स के स्किन के पार्टिकल्स मिलते, पर नहीं है। सर, चौल के अपने सारी खबरियों को काम पे लगा दिया है इस अंजलि, उमेश, माँ और बहन के बैकग्राउंड्स के बारे में पता लगाने के लिए। कोई जान पहचान वाला आया होगा मर्डर के इरादे से और प्लान को अंजाम देंगे। सर, उमेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, क्लीन। उसके फैक्ट्री भी गए थे। सुबह 8:30 बजे से लेकर अंजलि के बारे में फोन आने तक वहीं था। शायद किसी पहचान वाले को भेजा गया होगा, कोई जान पहचान वाला जिसके लिए अंजलि ने दरवाजा खोला, जिसके अटैक पर कोई फाइट बैक नहीं हुआ, नहीं चिल्लाई, नो रिएक्शन टाइम एंड पल भर में डन। शायद किसी को पता था अंजलि घर पर अकेली लौटी है, बच्चे नहीं है उसके साथ। सही मौके की तलाश में था, मौका मिला, लपक पड़ा और पलक झपकते मर्डर कर दिया। 7 साल की शादी थी उमेश और अंजलि की। तुम अंजलि से बड़ी हो? हाँ, पर मेरी अब तक शादी नहीं हुई। क्यों? आपकी हुई है। मेरी बहन का कत्ल नहीं हुआ है। तो पता कीजिए कि क्यों हुआ है और किसने किया है। मेरी शादी को रहने दीजिए। झगड़े होते थे उमेश और अंजलि के बीच में? कोई माजरा था? हाँ, उमेश का एक मांझरा था। दूसरी औरत? नहीं, वो चाहता था कि उसकी पत्नी एक पक्की गृहिणी हो। मतलब ये कि वो अपने घर की जिम्मेदारी ले, खुद घर संभाले, अपनी रसोई में खाना बनाए। खाने को लेकर उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। मेरी संडे की छुट्टी थी और मेरी मंगेतर नम्रता, उसकी भी छुट्टी थी। वो आ गई घर, हम टीवी देख रहे थे। प्रोग्राम तो याद नहीं होगा तुम्हें? और तुम? साहब, मैं नहा रहा था। अच्छा, तुम दोनों एक बात बताओ, ये जो अंजलि का पति है उमेश साने, क्या इसने मरवाया होगा अंजलि को? छोटे मोटे झगड़े होते थे साहब, किसके नहीं होते। उमेश अंजलि घर में खाना नहीं बनाती थी, पसंद नहीं था ना तुम्हें? हाँ साहब, खटकता था। खुद का घर है, अच्छी कमाई है, तो फिर उधर खाने का क्या मतलब। नहीं अंकित, क्यों रो रहा है? झूले पे नहीं झूलने दी तो फिर क्यों रो रहा है? बाद में मैं तुझे झुलाऊंगी, ठीक है? रो मत। और मैं तुझे चॉकलेट भी दूंगी। अरे, आप घर पर ही थे तो खाना खाने क्यों नहीं आए? मुझे घर का खाना अच्छा लगता है, अपने घर का। अरे बोझ क्या बोल रहे हो आप? और भाजी भीजी तो मैं ही खरीद के देती हूँ ना। तो खुद बनाते क्यों नहीं हमारे ही घर में? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? एक तो आपके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, और अंकित के पैदा होने के बाद से मेरा भी काम छूट गया है। मतलब तुम खाना नहीं बनाओगी? अरे बनाती तो हूँ, पर आई के घर पे उनका हाथ बटाती हूँ, और खाना वहाँ बने या यहाँ बने क्या फर्क पड़ता है इससे? और आई का घर तो एक ही गली छोड़कर है ना। होगा, लेकिन मैं घर जमाई नहीं हूँ, और वैसे भी बात सिर्फ खाने की नहीं है। अच्छा,
तो तुम्हें लगता है कि आई हमारी जिंदगी में दखल देती है? कुछ ज़्यादा ही दे रही है। आज खाना है, कल बोलेंगे वही सोना है। कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है अंजलि। बच्चे तो वहीं के होकर रह गए, फिर हमारे लिए बचा ही क्या है? बस इसी बात को लेकर कभी कभार हो जाता था साहब। लेकिन साहब आप ये सब झगड़े वगड़े का क्यों पूछ रहे हो? कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या भंकस कर रहे हो साहब? उमेश अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? वो तो घर में अकेली थी। और मैं फैक्ट्री में था। तो किसको भेजा था तुमने? नाम बताओ। अहो काय बोलता है तुम इसे? मेरा और अंजलि का एक छोटा सा घरेलू झगड़ा था। अरे उसके लिए तो कोई पागल मेंटली अपनी बीवी का मर्डर करवाएगा। और साहब मैं अंजलि से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। सर, मैंने उमेश की कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा स्कैन किए। ऐसा कोई कॉल नजर नहीं आया जो कि सस्पिशियस हो, जो कि हत्यारे का या फिर हत्यारे को हायर करने वाला हो। हत्यारा अगर किराए का था तो उमेश अफोर्ड कैसे कर पाया होगा? हत्यारे महंगे होते, हो सकता है चाल में से ही किसी को बुलाओ ये कांड करने। दोस्त होंगे चाल में। पर सर, घर पर खाना ना बनने के लिए मर्डर? खाना ना बनाना एक बहाना हो सकता है। इस झगड़े का फ्रंट ऑफिस, बैकरूम में क्या चल रहा था ये जानना अभी बाकी है। ये कोई ऐसा आदमी है जिसके सफेद बाल हैं। घर पे कई सफेद बाल मिले हैं। आपको जमीन पर मिला, लाश के पास? हाँ, हालांकि विक्टिम के हाथों पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है, पर बाल मिले हैं क्राइम सीन पर। आदमी का सफेद बाल? हाँ, अटैकर का हो सकता है। सर, अंजलि साने के बाजू वाले घर में रहने वाला वो आदमी जिसके साथ हमारी बात हुई थी। तुम तो यहीं बगल वाले घर में रहते हो ना? मैं टैक्सी चलाता हूँ और इतवार को सिर्फ आधा दिन। क्राइम सीन से हमें जो बाल मिले वो तुम्हारे बालों के साथ मैच करते हैं घनश्याम प्रजापति। उस इतवार को तुम 1:45 पर घर लौटे। अंजलि भी उसी वक्त लौटी। इत्तेफाक है? अंजलि तुम्हारे बाजू वाले घर में रहती थी, फिर भी तुम दोनों के बीच लगभग हर रोज फोन पर एक बार बात होती थी। साहब वो मेरी बेटी जैसी थी। बेटी जैसी थी तो मार क्यों डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे साहब। मैं तो काम से लौटा, घर गया और मुझे मालूम भी नहीं था कि अंजलि उस वक्त घर पे ही थी। घनश्याम, तुम्हारा सफेद बाल लाश के पास मिला। तुम्हारी अंजलि से फोन पर दिन में कम से कम एक बार बात होती ही थी। अब फटाफट बोलना शुरू कर दो, मर्डर का कारण क्या था, वरना तुम्हारे सफेद बालों का लिहाज नहीं रखा जाएगा। बोलो, क्यों मारा? कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच, या तुम उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए वो राजी नहीं थी? कहीं अंजलि साने के पति उमेश ने इस काम के लिए तुम्हें कुछ सुपारी तो नहीं दी थी? मैं अंजलि को क्यों मारूंगा? वो बहुत अच्छी लड़की थी साहब। ये बेटी, अच्छी लड़की, ये ड्रामा तो तू बंद ही कर दे। तेरे बाल मिले लाश के पास, कैसे? सर से अपने आप टूट कर बाल लाश के पास जा गिरे? अरे पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक आदमी है, वो काफी पूछ परोछ कर रहा था, मुझसे भी पूछा अर्पिता के बारे में। मतलब दोनों बहनों के बीच कुछ? क्या पता है, लेकिन बाहर से अंदर कौन आ सकता है? क्या पता भाई, लेकिन जो आदमी है वो कह रहा था कि जो भी अंदर आया था ना, उसका बचने का चांस ही नहीं है। उसके खिलाफ बहुत कुछ तो तगड़ा मिल गया पुलिस हैं? ऐसा क्या मिला है? अरे पुलिस को ना अंजलि के हाथ में खूनी का बाल मिला है। अब पुलिस उस बाल की खाल करेगी और फिर उस खूनी की खाल उतारेगी। देख मैडम, इस अर्पिता ने आपको उमेश और अंजलि के झगड़े के बारे में बताया, लेकिन खुद के बारे में बोली क्या? क्यों? स्टोरी में ट्विस्ट है? कोई एक हो तो बताओ। स्टार्ट टू एंड सब पता। साहब मैं श्रुति और अंकित का नाना जैसा हूँ, और जिस फोन कॉल की बात आप कर रहे हो, रोज होते थे, हर रोज। जी हाँ, रोज होते थे, क्योंकि स्कूल भी रोज होती है। अंजलि मुझे फोन करती थी और मैं भी उसे कभी कभी फोन करता था, पर ये फोन बच्चों को स्कूल से लाने के लिए होते थे। जब भी मैं फ्री होता था बच्चों को स्कूल से ले आता था। मुझे अच्छा लगता है उन्हें लाना।
चलो माना कि फोन कॉल्स बच्चों को लेकर होते थे, लेकिन बाल, तुम्हारे बाल लाश के पास कैसे पहुंचे? किसी ने साजिश की तुम्हारे खिलाफ? किसी सलून वाले ने, जो तुम्हारे बाल काटकर लाश के पास छोड़ गया? तुम अंजलि साने के घर भी जाते हो, खासकर तब जब उसका पति उमेश घर पर नहीं रहता हो। इतना घटिया लांछन लगा रहे हैं आप मुझ पर, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अंजलि मेरी बेटी समान थी। चुप है। बेटी समान, पोता पोती समान, ये सब अपने जेब में रख और सीधे से बोल, तू जाता था कि नहीं अंजलि के घर? हाँ, जाता था, तकरीबन हर रोज शाम को जाता था। किस लिए जाता था? टीवी देखने जाता था। मुझे समाचार देखना पसंद है, पर मेरे घर में टीवी नहीं है। के पास एक पुलिस द्वारा इशू किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो उसकी स्पीड अप कैब की फाइल में पाया गया। बूढ़ा हो रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं, टीवी देखते हो बाल झड़ गए होंगे। तेरे सारे झूठों का झड़ने का टाइम आ गया है घनश्याम। ये लास्ट वार्निंग है तेरे को। सच बता, क्यों मारा अंजलि को? अपने किसी लफड़े के कारण या उमेश ने सुपारी दी तुझे? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर कहना ही पड़ेगा कि आप लोग बिना सबूत, बिना किसी कारण बेकार में हवा में तीर मार रहे हो। मैं आपको बोल चुका हूँ कि अंजलि मेरी बेटी समान थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मेरी तबीयत के बारे में पूछती थी, और बच्चों को स्कूल से लाना मेरे दिन का सबसे अच्छा काम होता था। मुझे ये घनश्याम सच्चा लग रहा है, लेकिन क्रिमिनल्स टॉप के एक्टर्स हो सकते हैं। अनिता, तुम एक काम करो, बच्चों से बात करो और इस घनश्याम का स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो। जी सर। एक और बात सर, अर्पिता के बारे में कुछ हाथ लगा है, काम का हो सकता है। दो बहनों के बीच झगड़ा? लग तो ऐसे ही रहा है। चंदन नाम है उसका, चंदन कामले। अर्पिता, हम चंदन कामले को उठवाने वाले हैं। क्या? हाँ, तो उससे पता करें या तुम खुद ही बताओगे कि क्या छुपा रहे हो तुम लोग? आप मेरी निजी जिंदगी में क्यों दखल दे रही हैं? हाँ, यहाँ मेरी बहन का मर्डर हुआ है और आप चंदन का कनेक्शन निकाल रही हैं। चंदन का कनेक्शन निकाल नहीं रहे, निकला है। तुम्हारे और अंजलि के फोन रिकॉर्ड्स। हाल ही में चंदन तुम दोनों से बात करते रहा है और अतीत में काफी करीब रहे हो तुम। तो बताओ क्या माजरा? हाँ, मतलब हाँ, मुझे मालूम है अंजलि साने का मर्डर हुआ है। मैं उसे पर्सनली जानता था। चलो अच्छा हुआ तुमने ये नहीं कहा कि कौन अंजलि साने, मैं किसी अंजलि साने को नहीं जानता। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगा सर? अर्पिता को जानते हो? उसे तो कुछ ज्यादा ही जानते हो। साहब, आप पुलिस वाले हो, सवालों के जवाब तो दूंगा, पर कुछ आगे पीछे तो होना चाहिए। बताइए तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे? चाहते क्या हैं आप? अभी के लिए तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि तुम बिना देरी किए तुरंत क्राइम ब्रांच ऑफिस में हाजिर हो जाओ। हाँ बोल। तू निकली नहीं कि अभी तक? हो निकाले, बस पहुंच ही रही हूँ। जल्दी ग, सॉलिड लेट झाला। हाँ, बस 5 मिनट पे पहुंच रही हूँ। ठीक है। 1:55 12 फरवरी 2017 को हुआ था ये फोन, और लगभग उसी वक्त एक गली छोड़कर कोई अंजलि का गला काट रहा था। उस दिन मेरा और चंदन का मिलने का प्लान था। मैंने उससे फोन पे बात भी की थी। तभी दोनों बच्चे श्रुति और अंकित हमारे घर पे चिल्लाते हुए सब सेट करके रखो कि तुम घर से निकल जाओ, और ये अटैक उसी वक्त अंजलि पे। 1 मिनट मैडम, ये आप मनगढ़ंत स्टोरी बना रही हैं। तुम्हारी कहानी इतनी फिल्मी है कि कोई भी इसे मनगढ़ंत बोलेगा। चलो 7 साल पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। 2 बहनें एक ही गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, एक अच्छी अंजलि और एक बुरी अर्पिता। बुरी अर्पिता का अफेयर होता है चंदन कामले के साथ, और अच्छी अंजलि सीधा जाकर मम्मी सरस्वती को सब बता देती है। मैडम, जात पात का चक्कर था अर्पिता और चंदन के बीच, और इस अंजलि ने घर पे आग लगाई, तो तब से अर्पिता और अंजलि के बीच में बहुत खुन्नस थी। लेकिन दोनों कर करके करते भी क्या, एक दूसरे को घर में चलते और काम पर भी। अर्पिता की आई हमारे खिलाफ थी। आपको तो मालूम है ये जात का लफड़ा कैसे होता है। इस जात पात के लफड़े के बावजूद 7 साल के बाद भी तेरा और अर्पिता का अफेयर चल रहा है। इतने में अंजलि की शादी भी हो गई, उसके बावजूद वो तेरे साथ फोन पर टच में थी। सब अंजलि भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी जहां पर मैं सुपरवाइजर था, कपड़ों की फैक्ट्री। पर वो तो 7 साल पहले था ना। इस बीच फैक्ट्री में कई लड़कियां आई गई होंगी जॉब पर, तो क्या सबके साथ फोन पर टच में है तू? हाँ,
क्योंकि अंजलि ने आई को बताया तो मुझे चंदन के बारे में आई को समझाने का मौका ही नहीं मिला। बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया होगा अंजलि पर। जितना गुस्सा आया था 7 साल में पिघल गई। बहन थी वो मेरी, हो गई उससे गलती, उसकी शादी हो गई थी और अब मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी और चंदन की शादी हो। बहुत जल्दी करने की सोच रहे हैं। तो क्या अब तक सिर्फ तुम्हारी आई की जात पात वाली जिद ही जिम्मेदार थी? हाँ। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और चंदन के बीच तुम्हारी आई नहीं, खुद अंजलि थी बीच का कांटा? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अंजलि और चंदन के बीच क्या था अर्पिता? सब अंजलि का पहला बच्चा होने के बाद वो मेरे पास आई थी काम के लिए। वो बराबर टच में रहती है मेरे काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। तो क्या अब भी वो किसी यूनिट में काम कर रही थी? नहीं साहब, उसका दूसरा बच्चा होने के बाद उसने काम छोड़ दिया। और वो बच्चा 5 साल का हो गया, लेकिन तेरी और अंजलि की बात हुई थी सिर्फ 15 दिन पहले। अब जब वो काम ही नहीं कर रही थी तो ये बात किस बारे में हो रही थी? साहब यहाँ पर जितने भी यूनिट हैं वहाँ पर मैं बतौर सुपरवाइजर काम कर चुका हूँ, तो कई सारे वर्कर्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं। तेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स में से ही एक आदमी से बात की हमने, उन्हीं में से हमें किसी ने बताया कि तेरा और अर्पिता का ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। हाँ साहब, हुआ था। किसको लेकर हुआ था? अंजलि। अपनी सगी बहन के साथ इस तरह का मुकाबला कि कहीं गुस्सा कभी पिघला ही नहीं था। मैं जानती हूँ ऐसा गुस्सा कभी कम नहीं होता अर्पिता। क्या बात थी? कौन सा हिसाब चुकता करना चाहती थी तुम अंजलि से? कोई हिसाब चुकता नहीं करना चाहती थी। हाँ, जितनी जलन होनी चाहिए थी उतनी होती थी, पर मैंने कभी बदले की नहीं सोची। बस एक डर था हमेशा मेरे अंदर। अंजलि को फिर से नौकरी दिलाने की क्या जरूरत थी चंदन? ये क्या बोल रही है तू अर्पिता? वो बहन है तेरी, घर खर्च के लिए तो पैसे कमाना चाहती है और अभी तो उसको बच्चा हुआ है। तो तू मसीहा बन के टपक गया उसकी जिंदगी में? इतना क्यों प्यार आ रहा है तुझे उस पे? बकवास मत कर, समझी ना? चंदन सच बता, मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हो तुम दोनों? येड़े जैसी बात मत कर, समझी ना? एक तो तू मेरे पे शक कर रही है, उसके ऊपर तो अपने बहन पर भी शक कर रही है। तेरा दिल क्यों इतना बड़ा हो रहा है उस अंजलि के लिए? क्यों तू उस पे मेहरबान हो रहा है? आई तो पहले से ही उस पे मेहरबान थी। शांत हो जा। देख, मैं तेरे सर की कसम खाकर बोलता हूँ, मेरे और अंजलि के बीच में कुछ नहीं है। अरे मेरे लिए बस तू है, सिर्फ तू। अब ये राग मत दो मुझे कि चंदन ने सर पे हाथ क्या रख दिया, एक कसम क्या खाए, तुम सीधा जलन खाओ से लेकर संत बन गए। मैं ना संत हूँ ना जलन खाऊं, मैं बस आप ही की तरह एक साधारण औरत हूँ। हाँ, मुझे अंजलि पे बहुत गुस्सा आया था जब उसने आई को मेरे और चंदन के बारे में बताया, और चंदन भी उसकी जी तोड़ मदद किए जा रहा था। बस यही गुस्सा था मेरे अंदर। पर टाइम के साथ सब कुछ बदल गया, खास करके अंकित के आने के बाद। मैडम, हमारे बीच में कोई मसला नहीं था और मैंने नहीं मारा मेरी बहन को। 2 बहनों के बीच जलन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो गुस्सा जान लेकर ही खत्म। संडे को अर्पिता मंडे को अंजलि से मिल रहा होगा, तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अंजलि के मर्डर का पता करना है। अर्पिता ने करवाया? अर्पिता अपने बहन को ऐसे नहीं मार सकती और ना ही मरवा सकती है। मैं अर्पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही वो अपने बहन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, करीब ना हो, पर वो उसकी दुश्मन भी नहीं है कि उसकी हत्या के बारे में सोचे। चौबीस घंटे अपने रडार पर रहने चाहिए। यह नामुमकिन है कि कोई एक गलती नहीं करेगा और एक क्लू मिला, पूरा केस अपने हाथ में आ जाएगा। सर, उमेश साहनी को हम पूरी तरह से बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर रहे। हो सकता है कि उसने चंदन और अपनी बीवी अंजलि के बीच कुछ भाप लिया और किसी को भेज दिया अंजलि को मारने के लिए। घनश्याम प्रजापति भी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है आपने, हालांकि उसने एकदम इमोशनल कहानी बताई है। सर, मेरी दोनों बच्चों से बात हुई, वो कह रहे थे कि घनश्याम उन्हें स्कूल से लेने आता था। ये पार्ट तो सच है। जरूरी नहीं एक पार्ट सच है तो दूसरा भी सच होगा। घनश्याम अंजलि के घर सिर्फ टीवी देखने जाता था, शायद कभी हद पार कर गया। सच्चाई यह है, अंजलि चिल्लाई नहीं जब उस पर अटैक हुआ। एक बात तो है, मारने वाला जान पहचान का था। क्लीन चिट किसी को नहीं मिली थी। सारे सस्पेक्ट्स हमारे रडार पर थे। घनश्याम प्रजापति, अंजलि का पति उमेश सानी, उसकी बहन अर्पिता, अर्पिता का बॉयफ्रेंड चंदन, शक की सुई
सभी पर बराबर घूम रही थी, लेकिन यकीन का सुराग किसी के बारे में नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद केस क्रैक हुआ। एक कहावत ने हमारी मदद की, चोर की दाढ़ी में तिनका, और साथ ही एक ऐसी दिशा से केस क्लोज हुआ जो उस वक्त हमारी सोच के बाहर था। साहब 4 दिन पहले खबर उड़ी थी कि आप लोगों को अंजलि के हाथ में खूनी के बाल मिले। हाँ तो साहब यही उड़ती खबर पूरे शंभू नगर चली में आग की तरह फैल गई है कि अब तो खूनी का बचने का कोई चांस ही नहीं। शिवा मुद्दे पर आ। आज ही मुझे पता चला कि पिछले 4 दिनों से एक बंदा अचानक अपना सर मुंडवा कर घूम रहा है। कौन है ये बंदा? जी तेरा भाई पंकज किधर है? अंदर है साहब। बुला उसको। पंकज जी। अरे पंकज तू तो टकला हो गया। हाँ साहब, वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है इसीलिए। एकदम से अचानक हुआ ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम? नहीं साहब, काफ़ी टाइम से कोई ट्रीटमेंट कुछ काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा एक बार मुंडवा लूँ। पता नहीं क्या हुआ था साहब उसको, लेकिन हिला हुआ था। पहले बोला छोटे कर दो, मिलिट्री कट से आधा कट मारा, पूरा मशीन। बराबर है इतना छोटा? नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया यार। एक काम कर, पूरा बारीक कर, एकदम टकला। डैंड्रफ वो बहुत बढ़ गया था, इसीलिए टकला करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तू नहा रहा था ना? क्या साहब? अबे संडे की दोपहर को जब अंजलि सानी का मर्डर हुआ था तेरी चौल में, तूने कहा था ना कि तू नहा रहा था, भूल गया? नहीं साहब, भूला नहीं, मैं नहा ही रहा था। मैडम हम लोग अभी अभी कोल्हापुर से आए हैं और आते ही अंजलि के बारे में सुना। आपका बड़ा बेटा दिनेश बता रहा था कि आपका छोटा बेटा पंकज आपके साथ नहीं, आपकी बेटी और दामाद के साथ चेंबूर में रहता है। जी सच है। तो 12 फरवरी को पंकज यहाँ क्यों आया था, जिस दिन अंजलि का कत्ल हुआ था? ऐसे मिलने। और अलग क्यों रहता है? अंजलि के बारे में सुन के हमें धक्का लगा है। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। 12 फरवरी को पंकज यहाँ क्यों आया था और वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहता? तेरी बहन से बात हुई, वो तो बोल रही थी उस इतवार को तू सुबह सुबह नहा कर निकला था अपने माँ बाप के घर आने के लिए। यहाँ आकर फिर नहाया। गर्मी कुछ ज्यादा लग रही थी या कुछ ज्यादा मैला हो गया था, या दोनों? दोनों भी नहीं साहब, वो डैंड्रफ के कारण बहुत खुजली हो रही थी, इसीलिए शैम्पू लगाकर दोबारा नहाया। लेकिन यहाँ तो शैम्पू वैम्पू जैसी कोई चीज़ मिलती नहीं, और पानी तो मांगने से भी नहीं मिलता एक बूंद। हाँ धुलाई जरूर होती है चमके, बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। पंकज तुझे पता है हमारे देश के कानून में ना एक धारा है IPC 201, सबूत मिटाने के लिए। जब तुझे पता चला कि हमें अंजलि की लाश के पास कातिल के बाल मिले तो तेरी फट गई। क्यों फटी? क्योंकि कातिल तू है और डर के मारे तूने अपना सर मुंडवा लिया। यार तूने तो हमारा सारा एविडेंस ही खत्म कर दिया यार। सर खूनी यही है, इसकी और अंजलि की टेंशन वाली हिस्ट्री रही। अब उस दिन ये अंजलि को मारने के इरादे से आया था या किसी और इरादे से, वो तो ये खुद ही बताएगा। उसकी हरकतों की वजह से हमने हमारी बड़ी बेटी और दामाद के पास रहने भेजा चेंबूर। वो यहाँ हमारा नाम खराब कर रहा था और हम नहीं चाहते थे कि और खराब करे। ऐसा क्या किया था पंकज ने?
इसे अंदर रख। मुझे उसकी तरफ फीलिंग्स थी। वासना, वासना बोलते उस फीलिंग को, और तेरी हरकत को विकृति। तो हर दूसरी औरत को वासना, हवस की नजर से देखता है। अंजलि भी उन्हीं में से एक थी, सच है ना? पंकज को डिलीवरी बॉय की नौकरी लग गई थी। हमने चैन की सांस ले ली, सोचा अब वो 2 पैसे कमाएगा, लेकिन नहीं। हमें क्या पता था कि वो हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। एक दिन अंजलि आ गई हमारे घर, उसकी शिकायत लेके। चला, तभी मैं सोचूं कि मैं बार बार कांच को बंद करती हूँ और इसे खोल कौन देता है। वही नहीं, वो मैं बस कब बस वही नहीं बोलता और ऐसी हरकतें करता है। आग से लग जाती तुम्हें देखकर। तुम्हें भी ऐसी आग लगती होगी ना अंजलि? हलकट। हे बघ अंजलि, इस नालायक की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। माफ कर गई अला। कशाला काकी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। जब मैं अंकित को अपनी गोदी में लेकर बैठती हूँ ना, उसे खाना खिलाने या सुलाने के लिए, तभी उसे खिलाने के बहाने से मेरी गोदी से उठाता है। तब इसका हाथ कहाँ कहाँ लगता है, इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और डेयरिंग देखो इसकी, मुझसे पूछता है कि तुम्हें भी मजा आता होगा ना। इसकी तरफ से मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ। इसके बाद ऐसी शर्मनाक हरकत कभी नहीं होगी, न तुम्हारे साथ न किसी और लड़की के साथ। इसके बाद ये लड़का इस मोहल्ले में तुम्हें दिखेगा ही नहीं। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ। वरना अगर उमेश को बताती ना तो जबरदस्ती मारामारी हो जाती। नहीं नहीं। और अगर पुलिस स्टेशन गई तो सीधा इसको अंदर कर देंगे। मैंने आप दोनों का बहुत लिहाज रख लिया, लेकिन अब और नहीं। भला माफ करा। तभी हमने उसे चेंबूर भेज दिया, हमारी बड़ी बेटी और दामाद के साथ रहने। दिनेश, तुम्हें मालूम था ये सब? मालूम था, लेकिन उस दिन वो अंजलि वहीनी का कत्ल करने आया है, ये तो मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। नहीं नहीं साहब, मैं उसका मर्डर करने के इरादे से नहीं लौटा था उस दिन चेंबूर से। मैं तो उसे मिलना चाहता था। मुझे लगता था उसे भी मेरी तरफ खिंचाव है, सेक्स का खिंचाव, बस वो बोलती नहीं थी। उस दिन मैंने देखा उसके घर का दरवाजा खुला था, बस एकदम से अचानक से तलब जाग उठी। अंदर कैसे आ रहे तू? चल बाहर निकल। हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे घर के अंदर आने की? चुपचाप बाहर निकल। मुझे पता है तुम्हारा जो गुस्सा है ना, ये ऊपर ऊपर वाला है, और अंदर से तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो। आई बाबा है तेरे घर पे या सीधा पुलिस स्टेशन जाऊं? रुक जा, आज तो पुलिस स्टेशन ही जाती हूँ, वही तेरी सारी गर्मी निकालेंगे। रुक तो अभी। पुलिस वाले आज तुझे ऐसा ठंडा करेंगे ना कि जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा करने की सोचेगा नहीं तू। रुक जा, अभी जाती हूँ। थांबा वहिनी, पुलिस के पास होनी चाहिए। मैं जाता हूँ। हाँ तो निकल। सर, तो ये बात अंजलि ने आपको कभी बताई नहीं? अंजलि ने हम सबको बता देना चाहिए था, पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। पंकज के माँ बाप तो चुप बैठे रहे, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत हुई कि यहाँ आकर उसने ऐसी हरकत की।
कैसी है टॉफी? टॉफी नहीं, लॉलीपॉप। हाँ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। हाँ भाई वही लॉलीपॉप। दीदी मुझे भी दो ना। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. आज 3 तारीख हो गई है। आज के आज तुमने किराया नहीं दिया ना, तो मैं डिपॉजिट में से काट लूंगी और देर से पेमेंट का सूद भी काट लूंगी। पहले तो खुद आकर भाड़ा देकर जाता था, अब देखो मुझे बुढ़िया को सीढ़ी चढ़ा रहा है। सब लड़के एक जैसे होते हैं। कहाँ गया ये रतन? रतन, बहुत हो गया, समझा ना? 2 महीने से तूने भाड़ा नहीं दिया है और दरवाजे पर भी ताला लगाया है। कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि तुझे आगे वो घर भाड़े पे चाहिए या नहीं। अब तो डिपॉजिट में भी सिर्फ 1 महीने का ही भाड़ा बचा है। आजी चलायचं का? बाबू, अरे रतन खुद का ताला लगा के गया है। मैंने दिया हुआ ताला नहीं है वो। आता जा, चाबी वाले को बुला के लेके आ। नहीं आजी, मेरे को बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। बाबू जा, जल्दी जा, ताला तोड़ने के बाद घर साफ करना है तुझे। ठीक है, जाता हूँ। अगर उसे कुछ तकलीफ थी तो बताना चाहिए था ना मुझे। अगर वो पहले से बताता तो मैं तैयार रहती। और नहीं तो क्या अरुणा काकी, एक सच बात बोलूं, ये रतन है ना, वो कुछ गड़बड़ वाला आदमी लगता था मुझे। शुरू से कभी दिखता ही नहीं था। और तो और काकी, कभी नजर भी नहीं मिलाता था किसी से। आजी, लगता है आपका भाड़ोती रतन सच में निकल गया है। देखो ना, पूरा घर खाली पड़ा है। हाँ रे आजी, क्या आपको भी बदबू आ रही है? अरे सड़ी हुई मछली का बास आता है ना, वैसे बास आ रहा है। आजी, किचन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत गंदी बदबू आ रही है। नहीं, बाथरूम में भी कुछ भी नहीं है। कहाँ से आ रही है बदबू? अजी, शायद इस ड्रम में से तो नहीं आ रही। अजी, अजी इस ड्रम में कुछ तो भी है, बहुत सारे बाल भी है। शायद रतन तो अकेले रहता था, उसके साथ कोई लड़की रहती, हमें पता भी नहीं था। मैडम जी, इस फ्लैट में तो मैंने सिर्फ रतन को देखा है, वो भी कभी कभार। पिछले कई महीने से तो वो गायब ही है। यही बात मैं अरुणा काकी को बता रही थी। 3 महीने से किराया नहीं दिया था, उसका फोन भी बंद है। SMS भेजा तो उसका जवाब भी नहीं। आपने पक्का इस औरत को यहाँ कभी आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब, कभी नहीं देखा। अगर वो चुपके से रात को आती थी तो हमें कैसे पता चलेगा?
लड़की का चेहरा तो समझ में ही नहीं आ रहा है सर, और उस रतन को भी मैं ठीक से जानता नहीं हूँ। 3 महीने से रतन का घर बंद है। हो सकता है लास्ट 3 महीने से ही घर के अंदर। किसी को बदबू नहीं आई? साहब नहीं आए तो क्या कर सकते हैं? तुम रतन को जानते हो? साहब नहीं। नवंबर 2015 में आया ना तो बिल्कुल गाय जैसे था। हर महीने लिफाफे में पैसा डाल के 1 तारीख को लेके आता था। आलतू फालतू बात नहीं, कुछ नहीं, नमस्कार करके चला जाता था। ये 3 महीने से उसे क्या हुआ पता नहीं साहब। कोई लेडीज रहने आएगी फ्लैट में तो पता तो चलेगा ही ना। कभी कचरे का डब्बा बाहर रखेगी, कभी मार्केट में कुछ लेने जाएगी, 1-2 बातें तो होगी, नहीं तो घर से कुछ अलग सी आवाज आएगी। मालती जी अंदर 3 महीने से लाश थी और आपको बू तक नहीं आई। हाँ, वही सोच के दिमाग का दही हो रहा है। बाहर बदबू कैसे नहीं आई? ये करता क्या था रतन? उसने कभी कुछ मुझे बताया नहीं और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। सर, घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस रतन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सके। अरुणा जी, ये जो बंद नंबर है रतन का, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी है उसके पास? मेरे पास तो यही 1 नंबर है, लेकिन वो भी 3 महीने से नहीं लग रहा है। कभी बंद आता है, कभी आउट ऑफ रेंज आता है। इसलिए मैं उसको मैसेज भेजती थी, लेकिन उसका भी जवाब नहीं। साहब, कहीं वो अपने गांव तो नहीं चला गया? यूपी साइड का रहने वाला है। एग्रीमेंट पर उसका पता है और फोटो भी है। सब काम मैं पक्का करती हूँ। यही पे तो रखा था, किधर गया? आज ही इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अग्रीमेंट अलग होता है। हाँ, बोलती हूँ। उम्र 25 से 30 साल के बीच है। हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि ये बॉडी किसकी है। जिस आदमी के फ्लैट में हमें ये लाश मिली, वो आदमी 3 महीने से गायब। घर पता ना लगा था। मर्डर हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं, किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं ये बता सकता हूँ कि इनकी मौत गला घुटने की वजह से हुई होगी। हमारे पास सिर्फ लाश पर के कपड़े हैं और ये भी काफी बुरी हालत में। ड्रम के पानी में फिनाइल मिलाया गया था। मिला। आज ही एग्रीमेंट है। और नहीं तो क्या, पढ़ना। देख, उसमें लिखा है हर महीने की 1 तारीख को 4000 रुपया भाड़ा देने का, 12000 रुपया डिपॉजिट लिया है। उसकी फोटो भी ली है और उसका पता भी है, गाजियाबाद, यूपी। लेकिन आज ही ये एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है, और गाजियाबाद कोई छोटा गांव नहीं है कि पान वाले को जाके फोटो दिखाओ और वो बता देगा कि सामने उसका घर है। आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई, कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं लिया। ये कोई मेरा पहला बढ़ोतरी नहीं था। सबके साथ मैंने ऐसे ही एग्रीमेंट करवाया है, कभी किसी से तकलीफ नहीं हुई। यही आदमी ऐसे निकला। और ये रतन करता क्या था? हर महीने के 1 तारीख को 4000 रुपया ला के देता था, तो कहीं ना कहीं वो नौकरी करता ही होगा ना। अब आपको ये भी मालूम नहीं? नहीं रे, सच्ची नहीं मालूम। The number you are trying to call is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you are trying to call is currently switched off. सर, 3 महीने से नंबर स्विच ऑन ही नहीं हुआ है। क्यों करेगा? मर्डर जो कर चुका है। सर, 3 महीने पहले भी नंबर काफी कम यूज हुआ है। नवंबर 2015 में लिया गया था प्रीपेड, और जुलाई 2016 तक सिर्फ 3 नंबर पे इसकी बात हुई, वो भी 1-1 महीने के गैप में। इन तीनों से कांटेक्ट हुआ? नो सर, सारे फोन स्विच ऑफ है। इस रतन मिश्रा की क्या हिस्ट्री है? सर, सारे पुलिस स्टेशन ने जवाब दे दिया है, नो हिस्ट्री। हिस्ट्री तो होगी, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में एंट्री नहीं होगी। अब होगी। गोखले, ये जो तीनों बंदे हैं जिनसे इसकी बातें हुई हैं, इन तीनों को ढूंढ निकालो। यही हिस्ट्री बयां करेंगे इस रहस्य में रतन मिश्रा की। हाँ बोल। एक और नया टारगेट है, नंबर लिख। हाँ बोल। हाँ, 6 महीने रेंट पर रहा एक हाउसिंग सोसाइटी में।
लेकिन किसी को रत्ते भर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो कौन है, क्या करता है। हम भी क्लूलेस थे इस सस्पेक्टेड मर्डरर के बारे में। और रही बात विक्टिम की, तो जो इंफॉर्मेशन आई उसके बारे में हम सबके होश में। सर, ये गिरीश पंचाल जी हैं, सोसाइटी के रेसिडेंट हैं। अभी अभी उनको मर्डर के बारे में पता चला है, तो सामने से जानकारी देने आए हैं। जी गिरीश, कहिए क्या कहना है? सर, मुझे पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन एक लेडी है जो इसी सोसाइटी में बी विंग में रहती थी। कई बार उसे मैंने रतन के साथ देखा था। उस लेडी का नाम मालूम है? सर, नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत समय से वो दिखी नहीं सर। इन दोनों को कई बार मैंने साथ में बात करते हुए देखा था सर। बी विंग में कौन से फ्लैट में रहती थी वो पता है? सर, अभी अभी पता चला है, बी विंग में फ्लैट नंबर 301, लेकिन सर उस पे ताला लगा हुआ है। उस फ्लैट के मालिक तुकाराम माने हैं। ये बी विंग के फ्लैट 301 में कोई और भी रहता था? एक बुजुर्ग था, शायद उसका पिता, और एक छोटी सी बच्ची। उनके पड़ोसियों ने बताया। मकान मालिक तुकाराम माने का नंबर कहाँ से मिलेगा? सर, नंबर तो मेरे पास है, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है जो बॉडी आपको मिली है वो इसी औरत की है। आप मकान मालिक का नंबर दे दीजिए, बाकी सब हम पता कर लेंगे। ये सोसाइटी का कोई फैशन है क्या, कच्चा एग्रीमेंट बनाना? कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ऊपर से एक ही आदमी को 2-2 फ्लैट दे दिए भाड़े पर, एक ही सोसाइटी में। ना कोई एड्रेस प्रूफ, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन, ना आईडी प्रूफ, कुछ भी नहीं लिया आपने। मानता हूँ मुझसे थोड़ी लापरवाही हुई है सर। दिसंबर 2015 में ये रतन मेरे पास आया, बोला अरुणा जी का फ्लैट भी लिया है, सेम साइज का है, वही किराया देने को भी राजी था, और हर महीने की पहली तारीख को लाकर दे भी रहा था। लेकिन 3 महीने पहले से आया ही नहीं, तो मैं उसके फ्लैट पे चला गया, देखा तो ताला लगा हुआ था। तो मैं ताबड़तोड़ मेरे फ्लैट पर गया, बी विंग में 301। तब पहली बार मैं उस बुढ़े आदमी से मिला जो मेरे फ्लैट में रह रहा था। रतन मिश्रा कहाँ है? फोन बंद क्यों रखा है उसने? किसकी बात कर रहे हैं साहब? कौन रतन? अरे जिसने ये घर मुझसे भाड़े से लिया है वो रतन। और आप कौन हो वैसे? मैं बसंत परमार हूँ, लेकिन रतन को नहीं जानता मैं। फिर आप मेरे घर में रह कैसे रहे हो? मैं अपनी बेटी और नवासी के साथ यहाँ रहता हूँ। बेटी को बुलाओ, वो रतन को जानती होगी। उसका तो वही जाने, लेकिन 15 दिन से हमारी बेटी घर नहीं आई है। ओ काका, क्या मजाक लगा रखा है? देखो, मैं आपको नहीं जानता, आपकी बेटी को भी नहीं जानता, लेकिन जिसने ये घर मुझसे किराए पे ले रखा है रतन, जिसे मैं जानता हूँ, उसे आप नहीं जानते। और वो रतन तो साला गायब है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं दिसंबर महीने से अपनी बेटी और नवासी के साथ यहाँ रह रहा हूँ। आपकी बेटी पिछले 2 हफ्तों से गायब है और आपको उसकी कोई चिंता ही नहीं है? चिंता कैसे नहीं होगी भाई, हमारी तो जान निकली जा रही है। देखो, फिलहाल तो आप मेरे घर से निकल जाओ। आपका नंबर दो। सर, मैंने वो बसंत परमार का नंबर लिया था, तो दूसरा दिन मैंने उसको फ़ोन किया, तभी वो सामान बांध रहा था, और वो फिर अपनी पोती को लेके मेरे फ्लैट से चला गया, और फिर मैंने अपना ताला वहाँ लगा दिया। इस बसंत परमार का नंबर दो हमें। जी सर। अपना फ्लैट दे दिया किराए पर, उसके बाद एक बार भी ये देखने नहीं गए कि कौन रह रहा है वहाँ, फ्लैट को किस हालत में रखा है। भाड़ा टाइम टू टाइम रतन ला के देता था ना, तो फिर वहाँ जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। इस बसंत परमार की बेटी, इसकी कोई डिटेल्स है आपके पास? कोई नंबर, फोटोग्राफ, कुछ भी? नहीं है मैडम, मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं था ना सर। कमाल है आप लोगों का। एक तरफ छाती पीटते फिरते हो कि शहर में क्राइम बढ़ रहा है, रहना दुश्वार हो गया, और खुद को देखो, बिना रेफरेंस के एक ही आदमी को 2-2 फ्लैट दे दिए एक ही सोसाइटी में, और वो आदमी मर्डर करके चला गया। पड़ोसियों तक को नहीं मालूम है कि वो आदमी कौन था, क्या करता था, और सबसे बड़ी बात, दोनों मकान मालिकों में से एक भी कोई अपने फ्लैट में नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि वो किराया टाइम पर। हेलो, बसंत परमार? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। सब इंस्पेक्टर हर्षद गोखले बोल रहा हूँ, उल्लासनगर क्राइम ब्रांच। आपकी बेटी का नाम क्या है? प्रतिमा सोलंकी साहब। उसका पता चला कुछ? वो अभी तक घर नहीं लौटी? नहीं साहब,
आप इस वक्त कहाँ? बाड़मेर में। मैंने आपसे कहा था ना साहब कि मैं वापस बाड़मेर लौट रहा हूँ। आप लोगों ने कहा था कि जैसे ही उसका पता चलेगा आप लोग हमें खबर करेंगे। आपने कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ, 12 जून को जब वो काम से लौटी नहीं और उसका फ़ोन बंद आ रहा था तो मैंने 13 जून को कंप्लेंट लिखवाई थी। हमने पूरे थाने के पुलिस स्टेशन में विक्टिम की एज और उसके कपड़ों की डिटेल्स भिजवाई थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया केदारे? प्रतिमा सोलंकी की मिसिंग कंप्लेन में उसके फादर ने क्लियरली मेंशन किया है कि विक्टिम की एज 26 साल है। उसने ऑरेंज कलर का सूट पहना था और व्हाइट दुपट्टा लिया। सॉरी सर, छूट गया नजर से। कैसे छूट गया केदारे? 13 जून को कंप्लेन हुई थी, तब से इस केस में क्या प्रोग्रेस है? प्रतिमा मिली? हमने प्रतिमा सोलंकी के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए थे, लेकिन उसमें से ज्यादा कुछ मिला नहीं सर। जिसको भी फोन किया कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था सर। प्रतिमा बैंक में काम करती थी, वहां पता क्या? सर, बसंत परमार को तो ये भी पता नहीं कि उसकी बेटी प्रतिमा कौन से बैंक में काम करती है। फिर भी हमने उल्लासनगर के सारे बैंक चेक किए, लेकिन प्रतिमा कहीं भी काम नहीं कर रही थी सर। इसलिए केस आगे नहीं बढ़ा सर। आगे बढ़ना चाहिए था केदारे। उसी सोसाइटी में हमें एक औरत की डेड बॉडी मिली। वहां पता करने की कोशिश की कि प्रतिमा जिस फ्लैट में रहती थी उसका मालिक कौन है, रेंट एग्रीमेंट किसके नाम पर बना है। बसंत ने हमें बताया कि 2 हफ्ते वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, अपनी बेटी प्रतिमा के बारे में पूछते रहे। सच है ये? जी सर। और तुमने उन्हें खाली हाथ जाने दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है केदारे, उस औरत का मर्डर शायद 3 महीने पहले हो चुका था। वो औरत शायद प्रतिमा सोलंकी हो सकती है, और अब 3 महीने बाद हम उसके कातिल को ढूंढने निकले। सॉरी सर, छूट गई ये मैटर। छूट नहीं गई केदारे, छोड़ दी गई। जो लोग कहते हैं ना कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती, लापरवाह है, शायद यही वो लापरवाही है। ये तुम्हारी प्रतिमा के कपड़े हैं। जिस दिन घर से निकली थी यही कपड़े पहने हुए थे। शिखा, मम्मी शाम को आएंगी, फिर खूब मजे करेंगे। ओके? ओके मम्मा। पापा मैं निकलती हूँ। संभल के जाना बेटा। ये वाली पैसे। हमने इस रतन मिश्रा की फोटोग्राफ गाजियाबाद में जितना हो सके उतना घुमा दिया है, पर बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में भी चेक किया, कुछ नहीं निकला। हो सकता है उसने जानबूझकर एड्रेस में गाजियाबाद लिखा हो। हमने विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया है, पर रतन मिश्रा पर कोई लीड नहीं है हमारे पास। लेकिन संभावना पूरी है कि रतन ही मुजरिम है। हमारे को पता नहीं साहब ये रतन कौन है। मकान मालिक तुकाराम जी भी इसके बारे में पूछ रहे थे। आप लोग जिस फ्लैट में रह रहे थे वो इस रतन ने भाड़े पर लिया हुआ और यही उसका किराया भी देगा। हमारे को मालूम नहीं था ना साहब। देखिए, मैं बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ मैं अपनी नवासी की देखभाल करता था। अक्टूबर 2015 में हमारी बिटिया प्रतिमा मुंबई आई। दिसंबर में हमारे को और बच्ची को बुलवा लिया। मैं सोचता था घर का किराया हमारी बेटी प्रतिमा ही देती है। आपने इस रतन को कभी देखा तक नहीं? देखा था सोसाइटी में आते जाते, लेकिन कभी भनक तक नहीं लगी साहब हमारे को कि ये आदमी हमारे घर का किराया देता है। कैसे भनक लगेगी साहब, आप बताइए। जाहिर है आपकी बेटी इस आदमी को काफी करीब से जानती थी। उसने आपको कभी बताया नहीं? ना साहब, प्रतिमा ने कभी ना बताया। प्रतिभा काम क्या करती थी? कोई बैंक में काम करती थी साहब। बैंक की नौकरी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ पापा, फिलहाल जूनियर क्लर्क हूँ, पर आगे बढ़ने के एग्जाम्स दे सकती हूँ। अगले साल से बोनस, घर के लिए लोन सब मिलेगा हमें। हम तीनों का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है पापा। और शिखा के लिए तो मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल देखा है। इंटरनेशनल स्कूल जाएगी मेरी बच्ची। कौन सा बैंक, कौन सी ब्रांच, कभी कुछ पता नहीं किया? ना साहब, प्रतिमा ने कभी बताया ना। शिखा के पापा? अमित सोलंकी नाम है उसका, बाड़मेर में है। पत्नी यहाँ और पति वहाँ। अलग हो चुके थे ना साहब। 6 साल पहले मैंने शादी कराई थी उनकी, पर जमी नहीं उनकी। बच्ची होने के बाद भी नहीं जमी। प्रतिमा ने उसको छोड़ दिया था साहब।
इस अमित सोलंकी का एड्रेस दीजिए। ये सोसाइटी है कि मजाक है? रतन के बारे में किसी को इतना सा मालूम नहीं है। और ये प्रतिमा पता नहीं क्यों अपने बाप से झूठ बोल रही थी। गोखले, ये जो 3 बंदे थे जिनकी रतन से बात हुई थी, क्या फॉलोअप है? सर फोन कंपनी से रिकॉर्ड आज आ जाएंगे, एड्रेस मिलेंगे, उठा लेता हूँ। शांति, तुम बाड़मेर जाने की तैयारी करो। सर फिलहाल केस ब्लाइंड है। हो सकता है इस रतन का सेपरेटेड अमित के साथ कोई ताल्लुक हो। बसंत परमार बता रहे थे कि प्रतिमा ने अमित को छोड़ा। रिलेशनशिप इशू, जेलेसी, कुछ भी रीजन हो सकता है मर्डर का। बारीकी से पूछताछ करो। इस वक्त ना हमारे पास कोई चाबी है ना हैंडल। हमें इस केस में एक हैंडल चाहिए ही चाहिए। रतन मिश्रा और प्रतिमा सोलंकी के नाम पे तूने अब तक सिर्फ अंडा दिया है, अंडा। अगर अपना खिताब बरकरार रखना है तो इन तीनों को बिल में से ढूंढ कर निकाल। माजिद बशीर, नरेश वर्मा और गिरधर पाल। रतन मिश्रा के फोन से सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को कॉल्स गए थे। अब तीनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। जो एड्रेस मिला वहां पे भी कोई नहीं। इस बार इन तीनों का भी अंडा बनने दे दो, एक का तो ऑमलेट बनाऊंगा। जी अमित सोलंकी, प्रतिमा का मर्डर? यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम। दुख भी तो नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन जब वो छोड़कर गई थी तब ज्यादा हुआ था। तेरी बच्ची के साथ भागी थी शिखा। 1 साल की थी शिखा। अब 5 साल की है। टच में नहीं रहे शिखा के? उसके बाद कभी मिला ही नहीं। कौन है ये? रतन मिश्रा, प्रतिमा का कातिल। कितने में सुपारी दी? मरता हुआ आदमी किसी को मारने की क्या सुपारी देगा मैडम? क्यों, क्या हुआ तुझे? टीबी, मुश्किल से अपना इलाज करवा पाता हूँ। प्रतिमा से अलग क्यों हुआ? वो छोड़कर गई थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मैं बहुत ज्यादा गरीब। करता क्या तू? करता था फैक्ट्री में मजदूरी। शादी के 6 महीने में ही मैं समझ गया वो इस शादी से खुश नहीं है। जब शिखा हमारी जिंदगी में आई तो मुझे लगा कि खुशियां वापस आ जाएंगी, लेकिन नहीं। वो एक दिन उठी और चली गई। साहब, ये रहा आपका माजिद बशीर। नरेश वर्मा, ये तो बिल्कुल भी मत पूछना कि कौन रतन मिश्रा, क्योंकि 23 अप्रैल 2016 को तेरी रतन से बात हुई थी। गिरधर, तूने फोन बंद किया लेकिन हम तुझ तक पहुंच गए। रतन कहाँ है? मैं इससे खाली एक बार ही मिला था, लेकिन ये रतन नहीं है मैडम। तो कौन है ये? ये तो अब्बास शेख है। साहब, ये तो राहुल बोरिया है। फोन पर तो इसलिए यही नाम बताया था। साहब, अभिषेक अवस्थी नाम है इसका, रतन नहीं। अब्बास बोल रहा हूँ गिरधर, स्टेशन पर मिलना, ईस्ट साइड पर। लाल रंग की शर्ट पहनी है मैंने। माजिद, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ, माधुरी थिएटर के बाहर मिलना। मैंने ऑरेंज टी शर्ट और नीली टोपी पहनी। हेलो, राहुल मौर्य बोल रहा हूँ। आधे घंटे में कबीर चौक पहुँच जाओ। सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी है मैंने। तुम तीनों कान खोल के सुन लो। ये रतन मिश्रा उर्फ अब्बास उर्फ राहुल उर्फ अभिषेक मर्डर केस में वांटेड है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बस एक ही बार मिला था इससे और साला ठग गया। मैं भी एक ही बार मिला था साहब, माँ कसम। साहब, मैं भी एक ही टाइम। एक ही बार मिला और तुम तीनों को ठग गया, और तुम तीनों ये नहीं बता रहे हो कि क्यों ठगा। वो शानो, जितने लंबे लंबे पॉज लोगे ना उतने ही लंबे डंडे होंगे हमारे। साहब, गलती हो गई साहब, अखबार में इश्तिहार क्या पढ़ा, बुरा फंस गया। तुम दोनों भी यही कहने वाले हो या कुछ और बताने वाले हो? साहब, मैं भी अखबार में इश्तिहार देख के फंसा साहब। मैं भी साहब। अरे जो बोलो वो चॉइस मिलेगा। अपनी मर्जी से आराम से चुनना और आराम से बैठना, वो भी लड़की के घर में। कोई टेंशन नहीं। चलेगा, पर रेट 2000। 1000 लड़की का और 1000 रजिस्ट्रेशन का। वो पैसा पूरा एडवांस देना पड़ेगा कैश में। उसके बाद हम तुम्हें लड़कियों के फोटो दिखा देंगे। तो विला कहाँ होगा? 1 घंटे बाद तुमको फोन आ जाएगा। पैसा रेडी रखना।
माजिद, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ, माधुरी थिएटर के बाहर मिलना। मैंने ऑरेंज टी शर्ट और नीली टोपी पहनी हुई है। माजिद। अभिषेक 2000। एकदम सही लड़की चुनी है, मस्त है और बाजू में रहती है। वो बिल्डिंग देख रहा है, हरी वाली? हाँ देख रहा है ना, उधर सी विंग में 402 में जाने का। और बोलना अपर्णा से मिलने का है, मैं फ़ोन कर देता हूँ लड़की को। हाँ अपर्णा मेरी जान, कैसी है? अरे नहीं रे, हाँ भेज रहा हूँ ना। माजिद ना? हाँ हाँ माजिद नाम है, दिखता भी मस्त है। हाँ 1 घंटे का पेमेंट दिया उसने, खुश कर दे मेरी जान। हाँ चल भेज रहा हूँ। हाँ चल जा 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 जा। वहाँ कोई सिक्योरिटी वॉचमैन? अरे सिक्योरिटी है ही नहीं उधर। और सुन, कोई कुछ बोलेगा बिंदास बोलने का, काम से आया हूँ। हाँ जा। जी वो अपर्णा? कौन अपर्णा? अभिषेक ने भेजा था। भाई तुम गलत पते पर आ गए हो, यहाँ कोई अपर्णा नहीं है। फ्लैट नंबर 402 यही है ना? मेरे फ्लैट का नंबर तुम मुझे बता रहे हो? लेकिन अभिषेक ने तो यही फ्लैट नंबर बताया था, पैसे भी पूरे दिए हैं मैंने। कौन अभिषेक पे? कैसे पैसे पे? वो मसाज के लिए आया हूँ मैं। सब मेरे साथ भी सेम टू सेम हुआ साहब। सारस नगर के एक कॉलोनी में भेजा था मुझे। मैंने रुखसाना के लिए पूछा तो थप्पड़ पड़ा साहब। गिरधर, तूने किसके लिए पूछा था और कहाँ? काल की पाड़ा में डॉली। फिर थप्पड़? साहब आप वो इश्तिहार वाले नंबर पे फ़ोन कीजिए ना, मैं करता हूँ तो बंद आता है। इस लड़की का भी फोटो दिखाया था? नहीं नहीं नहीं। इश्तिहार कौन से अखबार में पढ़ा था? कोई तो हिंदी अखबार था साहब। अब अखबार का नाम भी होता है? लगभग हर रोज क्लासिफाइड में आता है ये एडवर्टाइजमेंट। सर परसों के एडिशन में भी था, कल में भी है। बस हर रोज नंबर चेंज होता है। कैसे कैसे धंधे सोचते हैं लोग ठगने के लिए, वो भी फुल प्रूफ, नंबर बदल बदल कर। चलो इन ठगों को इन्हीं की चाल में फंसाते हैं। हेलो। हेलो, आपका इश्तिहार देखा था आज के अखबार में। हाँ हाँ बोलो जी। वो मसाज, सिर्फ मसाज ही करवाना है या मौज भी करनी है? हाँ हाँ। कितने पैसे लगेंगे? 3000। 2000 लड़की का और 1000 रजिस्ट्रेशन का। वैसे ये सेफ तो है ना, मतलब कोई खतरा वतरा तो नहीं है? अबे सड़क पे खड़े रह के धंधा थोड़ी कर रहे हैं हम। अगर सेफ नहीं होता तो अखबार में हजारों रुपया खर्च करके इश्तिहार थोड़ी देते। अच्छा ठीक है ठीक है। अब जगह कौन सी होगी, मतलब आपका कोई होटल वोटल जैसा कुछ? नहीं नहीं, लड़की के घर पे होगा। फोन ऑफ मत करना, 10 मिनट में तुमको फोन आ जाएगा। हाँ चंदर बोल रहा हूँ, फ़ोन किया था। लड़की मांगती है ना? जी हाँ किया था। हाँ तो निर्मल नगर मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है। हाँ वहाँ 332 का बस स्टॉप है, उससे 100 मीटर दूर खड़े हो जाना। मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और सफ़ेद टोपी और गॉगल लगाया हुआ मैंने। ठीक है चंदर, मैं 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा नाम क्या बताया तुम्हारा? ललित। ललित। तुम चंदर हो? हाँ पैसे। पहले फोटो दिखाओ। पहले पैसे। ठीक है, एक फोटो मैं दिखाऊं? क्या पक रहा है बे? मिलन जोशी तू है? हो आपण? अरे ये क्या कर रहे हो? तो इंट्रोडक्शन हो जाए। नो नकली नाम प्लीज। ये कह रहा है कि ये विजय सिंह है। मिलन जोशी, तेरा भी कोई असली नाम है? मेरा असली नाम मिलिंद जोशी ही है, लेकिन इसका असली नाम किशोर है, किशोर परदेशी। इसका असली नाम प्रतिमा सोलंकी है और इसका असल में मर्डर। ये तुझे जानती थी, किस नाम से जानती थी और इसका मर्डर करने की खास वजह क्या थी? थमा साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैं इसके साथ मिलकर लोगों को ठगता हूँ,
लेकिन इस लड़की का फोटो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ साहब। ये मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है साहब। हाँ आई शपथ सकता साहब। चल इसकी बक दिया इसने। अब तेरी बारी है किशोर उर्फ 1 दर्जन नकली नाम। सर प्रतिमा भी हमारा इश्तिहार देख के आई थी, फोन किया था उसने मिलिंद को। ओ फोन किया था, लेकिन साहब मेरे को नहीं मालूम था इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। हेलो हेलो, मैंने आपका ऐड देखा पेपर में। हाँ तो मुझे इंटरेस्ट है, कुछ डिटेल्स बताएंगे, रेट वगैरह? मैडम ये मसाज सर्विस सिर्फ जेंट्स के लिए है। मुझे पढ़ना आता है, साफ लिखा है आप लड़कियों से मसाज करवाने की सर्विस देते हैं। हाँ तो आपको लड़की ही चाहिए। हैं? लड़की को लड़की चाहिए? अबे वो मिलिंद, ये औरत कहीं हमको तो नहीं ठगने वाली? श्योर, हमको ठगने वाली औरत अभी पैदा नहीं हुई है। तो एक काम कर, तो इस औरत से मिल, पैसे ले, एड्रेस दे और निकल। प्रतिमा जी, आप रतन हैं? जी, पैसे लाइए। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? तो फिर फोन क्यों किया था? वो मैं बहुत दूर से मुंबई आई, मुझे जल्द से जल्द ढेर सारे पैसे कमाए। मैंने आपका ऐड पढ़ा था, आप लड़कियों से मसाज की सर्विस दिलवाते हैं, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपके इधर काम मिल जाएगा। मैं ये सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। बस आप मुझे कस्टमर ले आइए, मैं अच्छे से काम करूँ। लेकिन फोन पर तो उस दूसरे आदमी ने कहा था कि 1000 रजिस्ट्रेशन के और 2000 लड़की के। मैंने 1500 अपने पार्टनर को दिए, बोला कमीशन मिला है तुमसे। झूठ बोल दिया उससे। तो अगली डील से तो मुझे 2000 मिलेगा ना? कोई नहीं, चलेगा मुझे। मैं 1500 में करने के लिए तैयार हूँ, 1000 में भी कर लूंगी। बाड़मेर में मेरी एक छोटी सी बेटी है, एक बूढ़ा बाप है। देखो मैं दिन में 1 से ज्यादा कस्टमर को भी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। हम कस्टमर्स को सर्विस देते नहीं, हम ठगते हैं। हमारा काम क्या है, कैसे होता है, सब कुछ बता दिया था मैंने प्रतिमा को। प्यार हो गया था उससे? बहुत ज़्यादा प्यार। उसके बाद मैंने उसे अपने काम में भी शामिल कर लिया। दगाबाज, मेरे पीठ पीछे। चुप बैठ। तुम दोनों मिलकर लोगों को ठगते रहे, तेरे ठग फ्रेंड ने तुझे ठग लिया। साहब जहाँ भी वो जाती थी जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता था, लोग जल्दी मान जाते थे। किसी किसी से तो 3 का 5000 निकलवा लेती थी। अब समझ में आया तूने उसे क्यों मार डाला? चीटिंग कर रही थी साहब मेरे साथ। मैंने उसको फ्लैट भाड़े पे लेके दिया, उसके फ्लैट का भाड़ा भरता रहा, उसको दिल खोल के पैसे दिए कि अपने बाप और बेटी को संभाल सके। वो भी इधर सेटल हो गए, और इस सब के बावजूद साली धोखा दे रही थी मेरे को। मुकेश? हाँ। शालिनी, चले? पूरा वीडियो दिखाऊं तुझे? दिखाऊं ऑडियो के साथ? साली! रुक रुक, तेरे काम में कोई लापरवाही की मैंने? नहीं। कोई बेईमानी की? नहीं की। ईमानदारी से पूरा का पूरा ठगी का पैसा तेरे हाथ में ला कर देती थी। बदले में तू जो भी कमीशन देता था ले लेती थी, जो भी कहता था करती थी। उसके बाद अगर ऊपर से मैं थोड़ा सा कमा लेती हूँ तो उसमें तेरा क्या बिगड़ता है? अरे एक छोटी बच्ची है मेरी, उसका एडमिशन करवाना है एक स्कूल में, समझा कर यार। अरे तेरी बच्ची मेरी बच्ची, कितनी बार बोला है मैंने तुझे? दर्जन बार तो शादी के लिए पूछ चुका हूं यार। तू 2 दर्जन बार भी पूछेगा ना तो मेरा जवाब ना ही होगा, समझा? कितनी एहसान फरामोश है रे तू, हैं? यही कारण है कि मुझे शादी नहीं करनी। एक बार शादी करके पछता रही हूँ, दोबारा उसी आग में क्यों कूदूं मैं? रतन, माना मैंने, तूने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन बदले में मैं भी तो करती हूँ ना कुछ तेरे लिए। तूने मुझे सोने के लिए कहा, मैं मान गई, तेरे साथ सोई मैं,
लेकिन अब तू मुझे अपने साथ शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है यार? मैं तुझसे शादी करके रानी बना के रखूंगा तुझे। हट यार, ये रानी वानी नहीं बनना मुझे। ये सब फिल्मों में और किताबों में अच्छा लगता है। मेरी एक बच्ची है छोटी सी, जो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब इस जिंदगी में आ गई है ना, तो उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के अलावा मुझे कोई और जिम्मेदारी अपने पल्ले नहीं पड़वानी। मैंने उसको इस सब में नहीं धकेला साहब। मैं तो उसको इस सब से निकालना चाहता था। सब कुछ किया मैंने उसके लिए, घर चलाने के लिए पैसे, फ्लैट का भाड़ा, सब कुछ। लेकिन मेरे लाख कहने के बाद भी उस साली सुनने को तैयार ही नहीं थी। इस मुद्दे पर जो जो बात होनी थी हो चुकी थी ना। मामला भी सेटल था और काफी टाइम भी हो गया है। अरे प्रतिमा, मामले को मार गोली, मेरे साथ सेटल हो जाए यार। लेकिन मैं तो सेटल्ड हूं ना। मेरा मतलब शादी कर ले यार मुझसे। देख, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू दिल से प्यार करती है मुझसे। रतन, तू मुझे कितना कम जानता है। तुझे अभी तक नहीं पता लगा कि मेरे दिल में किसी आदमी के लिए प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मुझे प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी से। और जो तू ये रोज रोज शादी कर ले करता रहता है ना, घुटन होती है मुझे इससे। अरे तो एक शादी बुरी हो गई तो तू हर शादी को बुरा समझेगी क्या यार? ये तो बेवकूफी है प्रतिमा। और हर बार ना सुनने के बाद बार बार बेशर्मों की तरह पूछते रहना, वो भी तो बेवकूफी है ना। कितना जलील करेगी यार तू मुझे? कितना जलील होता रहेगा तू? प्रतिमा, आज के बाद तू धंधा नहीं करेगी, समझ गई तू? शादी नहीं करनी मत कर। घर पे बैठ, मैं खिलाऊंगा तुझे, तेरे बाप को, तेरी बच्ची को, सबकी देखभाल करूंगा, लेकिन धंधा नहीं करेगी तू। पर तेरे एहसान के साइज से भी दूर रहना है मुझे। एक फ्लैट देख लिया मैंने अपने लिए, अगले महीने शिफ्ट हो रही हूँ और ड्रेस तक नहीं दूंगी तुझे, नंबर भी चेंज कर रही हूँ। अच्छा, और तुझे क्या लग रहा है मैं सोनू मोनू मुन्ना की तरह घर में बैठा रहूंगा? ढूंढूंगा नहीं तुझे। अगर तू मुझे ढूंढेगा ना, तो पुलिस तुझे ढूंढेगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रही। ये था तेरा जबरदस्त प्यार, जिसका तूने खुद अपने हाथों से गला घोट दिया और फिर से ठगना शुरू कर दिया, जैसे इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सिर्फ लोगों को ठगता हूँ साहब। मर्डर क्या, मेरे को तो हाथापाई से भी नफरत है साहब। वार्निंग देके मेरे को छोड़ दो ना। पैसा मतलब वो फाइन वाइन ले लो ना मेरे से, कुछ सेटल कर ले क्या? हम लोग सेटलमेंट बोर्ड वाले नजर आते हैं तुझे? हाँ, वो खून का धुला है तो तू क्या दूध का धुला है क्या? मैंने खून किया नहीं साहब, गुस्से में हो गया। मैं तो उसके साथ जिंदगी काटना चाहता था, बांटना चाहता था सब कुछ। जो भी बोलो साहब, प्यार मेरा सच्चा था। सच्चे प्यार से तू कोसों दूर था। सच्चा प्यार था। पता है तूने क्या किया? एक बच्ची को अनाथ बनाकर छोड़ दिया, एक बाप को बेसहारा बनाकर छोड़ दिया। अगर ये सच्चा प्यार होता ना साले, तो कोई ऐसा प्यार ना करे, किसी को ऐसा प्यार नसीब ना हो। शिखा बेटा, यहीं रहना, कहीं यहाँ वहाँ जाना नहीं। नानू काम ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है नानू। और वो मिलिंद जोशी, वो फ्रॉड और ड्यूपिंग के चार्जेस में अरेस्ट नहीं हुआ? उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया। वो इस मर्डर में शामिल नहीं था। सर, लेकिन कितने लोगों को ठगा था उसने? 3 लोगों को तो आपने भी क्वेश्चन किया था। पर वो भी सामने नहीं आए। सबको अपनी दोहरी जिंदगी के राज को छुपाना था। सर, जिस तरह के इश्तिहार ये लोग देते थे, ऐसे दर्जनों एड्स आते हैं, टॉप के न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं। सीधे सीधे प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, पर घुमा फिरा कर तो होते ही हैं। होते तो हैं, और ऐसे एड्स पढ़कर थोक के हिसाब से लोग ठगे जाते हैं। फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी लगभग कोई सामने नहीं आता, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और ये फ्रॉड पनपता रहता है। इस केस में ये फ्रॉड एज ए बाई प्रोडक्ट सामने आया। ये केस तो एक क्राइम ऑफ पैशन था, जहां एक आदमी एक औरत के इंडिपेंडेंट फैसले को कबूल नहीं कर पाया। उस औरत ने कौन सा व्यवसाय चुना, अपने कौन से सपनों को पूरा करना चाहा, यह उसका फैसला था, उसका हक था, उसकी आजादी थी। हमें हर इंसान के अधिकारों का आदर करना सीखना चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बयां करने की फ्रीडम होनी ही चाहिए। इनायत से जीना और लोगों को जीने देना, इसमें ही सबसे बड़ी समझदारी है
और खूबसूरती भी। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।